हिंदी दिवस पर आयोजित प्रोग्राम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हिंदी भाषा के संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने वाले सभी लोगों को किया नमन। कहा, हिंदी हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान। मलबे और बोल्डर के कारण यमुनोत्री मार्ग बंद। ब्रह्मखाल और बड़फोट में रोका गया ट्रैफिक। NHIDCL की टीम कर रही मलबा हटाने का काम। और हल्द्वानी में भारी बारिश से बाधित रास्ते। गोला नदी के तेज बहाव से पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग किया बंद। नैनीताल में भारी बारिश से जलभराव। रामगढ़ के जूतिया गांव से 18 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। देर रात पुलिस और SDRF ने बचाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने हिंदी दिवस समारोह 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। इस दौरान CM धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। CM ने कहा कि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है और गौरव का प्रतीक है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी के शब्दों को प्राथमिकता दें और देश की इस गौरवशाली धरोहर को समृद्ध बनाएं। हिंदी हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। हिंदी साहित्य लेखन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। CM धामी ने छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। बहनों, आज जब हम वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है। आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, यह हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी का जो गौरव है उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, एक नई ऊंचाइयां प्रदान होगी।
प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैविक उत्पादों से निर्मित किट एवं रेशम से निर्मित शॉल भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधूरे कार्यों की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पीएमजीएसवाई चतुर्थ योजना की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय राज्यों के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम आबादी मानदंड 250 है। बारह सितंबर को हुई एक बच्चे की हत्या के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बच्चे की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी और उसकी मां के अवैध संबंध थे। बच्चा अपनी मां को कई बार रोक चुका था, लेकिन उसकी मां मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 12 सितंबर को बैंड फैक्ट्री में एक बच्चे का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की हत्या गला दबाकर की गई, ये खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने जांच में मामला अवैध संबंधों का पता चला है। साल के बच्चे की बॉडी मुखानी क्षेत्र में मिली थी, तो इसमें एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और जो पीएम रिपोर्ट है उसमें पाया गया कि बच्चे की जो हत्या है वो गला घोट कर की गई है। तो उसके माध्यम से जो हमारी विवेचना बढ़ी और विवेचना में जो तथ्य है उसके हिसाब से ये जो मृतक है इसकी माँ के जो पड़ोसियों से अवैध संबंध होने के कारण और बच्चे के द्वारा उन अवैध संबंधों को लेके रोका टोकी करने का जो अभियुक्त है वो बच्चे से नाराज था और उसने बच्चे को अपने बच्चे के माध्यम से बुलाकर जंगल में ले जाकर उसकी गला घोट कर हत्या कर। मृतक है इसका परिवार और अभियुक्त का परिवार दोनों ही मीरगंज के रहने वाले हैं और ये पहले से एक दूसरे के परिवार। ऑरेंज अलर्ट के चलते पिछले 55 घंटों से लगातार झमाझम बारिश होने के बाद सुबह से ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में बारिश थमी है। 3 दिन बाद सुबह सूर्य देवता उदय हुए, बावजूद इसके नगर क्षेत्र में भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर के बद्रीनाथ बाईपास नरसिंह मंदिर रोड पर भूस्खलन होने से सड़क पर भारी भरकम बोल्डर आ गिरा, जिसे हटाने का प्रयास जारी है। फिलहाल नरसिंह मंदिर बाईपास रोड पर यात्री वाहनों सहित अन्य लोकल वाहनों की आवाजाही थमी हुई है। यात्री वाहनों को भी फिलहाल अपर बाजार रोड से बद्रीनाथ गोविंद घाट भेजा जा रहा है। मौसम खुलने के साथ साथ क्षेत्र में बद्री धाम और हेमकुंड साहिब सहित विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की यात्रा भी सुगमता के साथ जारी है। और बीते दिनों देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने नगर निगम में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की थी, जिसके बाद कई खामियां पाई गई तो उन्होंने निर्देश दिए कि डोर टू डोर को कूड़ा उठाने के कार्यों में तेजी लाई जाए और जो लापरवाही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। इसके बाद नगर निगम भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर कूड़ा उठान की व्यवस्थाएं सही की जा रही है। इसमें जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे हैं या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है अगर वह भी लापरवाही बरत रही है तो उन पर भी तुरंत चालानी कार्रवाई की जा रही है। महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है।
इधर हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति हो चुकी है। तेज बारिश के चलते हल्द्वानी से गोला पार को जोड़ने वाला पुल गोला नदी के तेज बहाव के कारण टूट गया, जिससे रोड पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। से ही गोला का जो डायवर्जन है वो हमने कर दिया था, और चाहे नरीमन वाला पुल हो या ये जो हमारा गोला पुल वाला है, दोनों पे ट्रैफिक हमने रोक दिया था। अब कुछ गोला पुल के पास में कुछ रोड जो है वो धंसने की सूचना आई है, तो ट्रैफिक पहले से रुका हुआ है। बाकी जिला प्रशासन की टीम उसको देख रही है कि उसमें रिपेयरिंग में कितना टाइम लगेगा। फिलहाल ट्रैफिक कल वहीं से बंद कर दिया। और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और अस्पताल में जन औषधि केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ओपीडी, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, सिटी स्कैन कक्ष, आईसीयू, सर्जिकल वार्ड, आयुष्मान भारत काउंटर, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, प्रसूति कक्ष, रिकॉर्ड रूम सहित अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। और भारी बारिश से थराली और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। यहाँ बारिश के चलते पिंडर नदी उफान पर है और 2013 की आपदा के बाद फिर आए पिंडर अपने रौद्र रूप में बह रही है। देर रात भी भारी बारिश के चलते पिंडर नदी का पानी आवासीय मकानों तक पहुंच गया था। पिंडर नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि रामलीला मैदान से लेकर नदी किनारे आवासीय मकानों तक पिंडर नदी का पानी पहुंच गया, जिससे लोगों में दहशत बढ़ गई। चमोली में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण बंद मोटर मार्गों को सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन रात दिन जुटा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेडा और नंदप्रयाग में लगातार भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण सड़कों को सुचारू करने में व्यवधान बना हुआ है। हालांकि नंदप्रयाग में बाईपास से आवाजाही सुचारू है, जबकि कमेडा में मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि फंसे 130 तीर्थयात्रियों के लिए जिला प्रशासन ने रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था कर दी है। में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और कमेडा में बाधित है लैंडस्लाइड से, और दोनों ही साइट्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा जेसीबी लगाई गई हैं। मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है और विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 46 ग्रामीण मोटर मार्ग हमारे बंद हैं। सभी तहसीलों को, ब्लॉक्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और पर्यटकों से अनुरोध है कि अभी यात्रा को स्थगित रखें। जब तक बारिश रुक जाती है, उसके बाद मार्ग खुलने पर ही यात्रा को सुचारू। श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का समापन धाम में जलाभिषेक, पूजन, ध्वजारोहण और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर श्री केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई आगे भी जोर शोर के साथ लड़ने का प्रण लिया। इस दौरान धाम के तीर्थ पुरोहितों ने धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस और यात्रीगणों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मौजूदा सरकार धाम की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। मंदिर की परंपरा और मर्यादा को स्वयं प्रधानमंत्री तोड़ रहे हैं। कृष्णा माई गुफा का नाम बदल दिया गया, मंदिर से 230 किलो सोना गायब कर दिया गया और पवित्र मंदिर की शिला को दिल्ली ले जाया गया। यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर
कृष्णामाई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता। लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है। आज 252 की यात्रा किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यालय में अनुपस्थित सभी कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। डीएम ने विभिन्न अनुभागों के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। डीएम सवीन बंसल ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम जनता और जरूरतमंद लोगों के लिए है। ऐसे में किसी को भी कोई भी परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य पेंशन योजनाओं को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत सामने आती रहती है। कॉम्प्लेक्स की काफ़ी शिकायत मिल रही थी। इसमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों की कुछ हमारी जो लिफ्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उनसे एविडेंस मांगा गया है मीडिया अधिकारियों से कि ये कब तक इनका टाइम कंप्लीशन है और काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध करवाएंगे। और तहसील में जो हमारे रिकॉर्ड मेंटेनेंस है और जो जन सुविधाएं कटिंग एज दी जाती हैं किया गया है। जो एम्प्लॉइज़ टाइम पे नहीं पहुंचे गए थे उनका एडिक्वेटली पनिश किया गया है। उनको जो बड़े बकायेदार हैं उनको 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में सारी वसूली संपन्न होनी चाहिए, उसके इतर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी करती हुई नजर आ रही है। खासकर बीजेपी का इस सीट पर विशेष फोकस है। हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। भाजपा द्वारा केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों को इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गेरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। केदारनाथ सीट को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट कैसे किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाला है। इधर चारधाम यात्रा में मौसम बड़ी बाधा बन रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बीते दिनों केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद पैदल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, जिसे प्रदेश सरकार ने सही कर दिया है। लेकिन लगातार भारी बारिश के चलते कई मार्ग बाधित हो रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बीच बीच में यात्रा रोकनी भी पड़ रही है। 31 जुलाई को जो केदारनाथ घाटी में जो अतिवृष्टि हुई थी उसके कारण जो पैदल मार्ग और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, कई स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत युद्ध स्तर पर और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां उन्होंने बहुत त्वरित गति से कार्य करके उनको संपादित कर दिया था, मार्ग सुचारू कर दिए गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे वर्तमान में भी बहुत वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा हो रही है और केदार घाटी में खास करके काफ़ी वर्षा हो रही है। उसके कारण से जो पैदल मार्ग है या मोटर मार्ग हैं वो स्थान स्थान पर बाधित हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां हैं वो निरंतर कार्य कर रही हैं और मार्गों को सुचारू बना रही है।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से उत्तराखंड राज्य के चमोली सहित 10 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आरएस से जुड़े समेत अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ स्थानीय जनता को विशेष सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन में नियंत्रण रखने की सलाह दी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाए रखते हुए सावधानी, सुरक्षा और आवागमन पर नियंत्रण रखा जाए। किसी भी आपदा दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्रवाई करते हुए सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान किया जाए। मोटर मार्ग बाधित होने की दशा में सड़क निर्माणदायी संस्थाएं तत्काल सड़क खुलवाना सुनिश्चित करें। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत जिले में 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है। 2 दिन से यहां टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क कई जगह बंद पड़ी है। लोहाघाट में एनएच का 30 मीटर हिस्सा बह गया है, तो वहीं लोहाघाट के सीमांत ढोरजा गांव में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई। और मसूरी देहरादून मार्ग पर दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक कार दुर्घटनाएं होती जा रही है और कई लोग इसमें अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। अक्सर देखा गया है कि हादसा या तो तेज रफ्तार या फिर नशे के कारण होते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के किनारे मसूरी घूमने आए नोएडा के पर्यटकों की कार मसूरी से देहरादून की ओर आ रही थी। सुबह करीब 5 बजे ऋषि आश्रम के पास शिवालिक मैगी पॉइंट मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों को दून अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। फायर अफसर मसूरी ये है 5:45 की लगभग ये घटना है, जिसमें कि हम लोगों को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है, तो हम आनंद फानन में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी की भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाजियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे। और ये गाड़ी लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी रेस्क्यू सकुशल संपन्न कर दिया गया। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि सत्यापन न कराने वालों पर पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। पलटन बाजार में युवती से छेड़खानी की घटना के बाद अब बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में मंगलवार और बुधवार को पलटन बाजार और इसके आसपास के बाजारों में सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। सभी का पुलिस लाइन और थानों में सत्यापन कराया गया। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कर्मचारियों का सत्यापन न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। ड्राइव है। एक तो पर्पजली पलटन बाज़ार, चूँकि हमारा हार्ट ऑफ द सिटी एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ बहुत सारी महिलाएं, बच्चे भी आते हैं, यहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर लगातार आते हैं। तो इस बाज़ार में घटना होने के कारण विशेष सतर्कता के तहत जितने भी हमारा सत्यापन अभियान है, ऐसे लोग हैं जो फल ठेली लगा रहे हैं, जो वहाँ के नियमित रूप से दुकानदार नहीं है, लेकिन आके बाहरी राज्यों से या कहीं अन्य जगहों से आकर यहाँ पर फल ठेली लगाते हैं, जिनका कोई वेयरअबाउट वेरीफाइड नहीं रहता है कि कहाँ से आए और कहाँ गए। क्योंकि एक घटना यहाँ पर हुई थी और उस घटना से सबक लेते हुए कि भविष्य में ऐसा कोई गिफ्ट टीजिंग की घटना ना हो, तो लगातार सत्यापन अभियान जो है बाजार में चल रहा है। साथ ही साथ इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ इस तरह की शिकायत है, पब्लिक द्वारा शिकायत की जा रही है, काफ़ी सारे लोग बाहर के आके बसे हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उसको भी पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनका सत्यापन चल रहा है, जो निरंतर ऐसे क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।